कक्षा 10 का जो गृह विज्ञान का पेपर हुआ है, उसका हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो पार्ट ए था उससे 20 मल्टीपल चॉइस प्रश्न करने थे, जो पार्ट बी था उससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने थे, जो 50 मार्क्स के थे। से देख लेते हैं तो आँखों की सुरक्षा के लिए कौन-सा विटामिन आवश्यक होता है? तो आँखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन-सा है? तो ए है। हमने बताया था केड़ा, हमने बताया था KEDA, तो वही आया है। सोडियम का स्रोत क्या है? तो नमक है। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन है? तो चेचक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट। संक्रामक रोग फैलता है तो वायु से, जल से, संपर्क से, इन सभी से फैलता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग होता है, रिकेट्स होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो खट्टे फल। नवजात शिशु 0 से 1 महीने का जो प्रति मिनट हृदय दर होता है वो 80 से 120 होती है। क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो ये बैसिलस जीवाणु द्वारा फैलता है। क्वाशयोर का रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो 9 कैलोरी होती है। टाइफाइड फैलने वाला जीवाणु होता है तो साल्मोनेला टाइफी। किस पोषक तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से। विटामिन B12 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण होती है। अब चलते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में क्या बजट बनाने के क्या उद्देश्य है? तो बजट बनाने के उद्देश्य से संपूर्ण आय का विवरण प्राप्त होता है और खर्च की जानकारी प्राप्त होती है और बचत की जानकारी प्राप्त होती है। हमारे रहन-सहन को उन्नत करने का उपाय भी मिल जाता है। हमें आर्थिक स्थिति भी हमारी ज्ञात हो जाती है। ये सब उपाय हैं। प्रदूषण के कारण है सबसे पहला खुले में कचरा फेंकना और जंगलों को काटना और पीड़कनाशी दवाई का प्रयोग करना और जलाशय में गंदी नालियों का पानी डालना। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। वाहन का प्रदूषण, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, नगरीकरण, शहरीकरण। चेक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। वाहक चेक, रेखांकित चेक, ट्रैवलर चेक और उपहार चेक और ऑर्डर चेक। मूंछ के लक्षण लिखिए। तो मूंछ की जगह पर असहनीय दर्द होता है, सूजन आ जाती है और मूंछ वाले स्थान पर नीला भी पड़ने लगता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। भोजन में सख्ता क्या है? तो जब भोजन में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कोई ऐसा कारक उपस्थित हो जिससे भोजन में दुर्गंध आने लगे और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, तो इसे हम भोजन विषाक्तता कहते हैं। तो ये कारण क्या है? तो बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाते हैं, वायरस की उपस्थिति के कारण और कवक लग जाती है, फंगस के कारण भी भोजन विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। घर में सिलाई करने के क्या लाभ हैं? तो घर में सिलाई करने के लाभ तो आप जानते हैं कि समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, कपड़े की बचत होती है और अपनी फिटिंग के अनुरूप भी कपड़े सिल लेते हैं। ढीले-ढाले कपड़े नहीं होते, जैसे हमें कपड़े सिलने होते हैं, इन्हीं के बारे में डिटेल लिख दें। जल के कार्य क्या है? तो जल के कार्य हैं सुचारू रूप से पाचन क्रिया हेतु आवश्यक है जल, शरीर की क्रिया को संचालन करने हेतु महत्वपूर्ण है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, शरीर की त्वचा को सुंदर बनाता है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, शरीर की सफाई एवं स्वच्छता हेतु महत्वपूर्ण है, सिंचाई के लिए भी। रोपण से क्या लाभ है? तो वृक्ष लगाने से हमें हमें ऑक्सीजन मिलती है, पर्यावरण शुद्ध होता है, हमें फल मिलते हैं, हमें सूखी लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं और वृक्ष तेज हवाओं को रोकते हैं, वृक्ष बाढ़ को भी रोकते हैं, मृदा अपरदन नहीं होता है, तो इतने सारे लाभ हैं वन से। तो कैंची कितने प्रकार की होती हैं? तो कैंची 2 प्रकार की होती हैं, छोटी और बड़ी। छोटी कैंची का उपयोग कागज काटने के लिए किया जाता है और बड़ी कैंची का उपयोग वस्त्र काटने के लिए किया जाता है। इस तरीके से इसके बारे में लिख दें। तो प्रेशर कुकर की उपयोगिता है कि प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्र पक जाता है। इसमें खाना बनाने पर खाद्य सामग्री के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। इसमें खाना बनाने पर ईंधन की भी बचत होती है। प्रेशर कुकर से पकाए गए दाल, चावल, सब्जी आदि में सुगंध और स्वाद दोनों बने रहते हैं। अस्थि भंग क्या है? तो हमारे शरीर की अस्थियां कठोर होने के साथ खोखली भी होती हैं, जिनसे उन पर किसी वस्तु का तेज दबाव पड़ने से या दुर्घटना घटने से वो टूट जाती है। इस प्रकार यदि शरीर में किसी भी हड्डी में दरार आ जाए तो हड्डी टूट जाए तो उसे हड्डी का टूटना या अस्थि भंग कहते हैं। अब है अस्थि भंग के प्रकार। अस्थि भंग के प्रकार में प्रत्यक्ष अस्थि भंजन, जब दुर्घटनावश किसी अंग की हड्डी सीधे सीधे टूट जाती है। दूसरा है अप्रत्यक्ष अस्थि भंजन, जब हड्डी पर सीधा दबाव ना पड़कर तेज झटका लगता है, तो इसे अप्रत्यक्ष अस्थि भंजन कहते हैं। जैसे हाथ के बल गिरने पर या झटका लगने पर कंधे की हड्डी टूट जाती है। वैसे तो अस्थि भंजन चोट लगने की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित प्रकार माने जाते हैं। साधारण अस्थि भंजन, जब हड्डी एक जगह से टूट जाए। बहुखंडी अस्थि भंजन, जब हड्डी बहुत जगह से टूट जाए। अगली है जटिल अस्थि भंजन। फिर
पचड्डी अस्थि भंजन, संयुक्त अस्थि भंजन, कच्चा अस्थि भंजन, संकीर्ण अस्थि भंजन। अब है अस्थि भंजन के उपचार। तो रक्तस्राव को रोकना चाहिए, चिकित्सक की सहायता ले उसे शीघ्र किसी योग्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घायल के अंग की देखभाल करना चाहिए, टूटी हड्डी की देखभाल करना चाहिए, झोल का प्रयोग करना चाहिए, घायल को स्थानांतरण करना चाहिए, गर्म पेय पदार्थ देना चाहिए, संतावना एवं धीरज बनाना चाहिए। अथवा में श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं? नासामार्ग, नासिका, ग्रसनी, कंठद्वार, श्वसनी और फेफड़े। ये चित्र है। तो पारिवारिक बचत क्या है? तो पारिवारिक बचत आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करने के बाद आय का जो भाग बच जाता है उसे ही पारिवारिक बचत कहते हैं। यह किन साधनों द्वारा इसे सुरक्षित रखा जा सकता है? बचत के विभिन्न साधन। तो डाकघर के माध्यम से बचत, तो बचत खाता खोलकर, राष्ट्रीय बचत पत्र द्वारा, किसान विकास पत्र, सावधि जमा योजना, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना, डाकघर मासिक आय योजना और बैंक के माध्यम से भी हम बचत कर सकते हैं। तो बचत खाता योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, चालू खाता योजना, निश्चित अवधि जमा योजना, आवर्ती जमा खाता, इतने द्वारा इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। किसी एक साधन का वर्णन करिए। तो डाकघर के बचत के माध्यम से हम बचत खाता का एक साधन का वर्णन कर रहे हैं। अल्प बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा डाकघर बचत खाते की स्थापना की गई है। प्रत्येक डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए सुविधा उपलब्ध है। इस बचत खाते में न्यूनतम राशि 100 रुपये तथा अधिकतम राशि 1 लाख तक जमा कर सकते हैं। डाकघर में कोई भी वयस्क व्यक्ति, महिला अपने नाम से, बच्चों के नाम से भी खाता खुलवा सकती है। अतः यह खाता संयुक्त रूप से भी खोला जा सकता है। तो यह एक साधन हो गया बचत खाता। अथवा में है जल का संगठन। तो जल का संगठन तो जानते हैं कि दो H2O, तो H2O संगठन, दो अणु हाइड्रोजन के, एक अणु ऑक्सीजन को, ये मिला करके जल बनता है। अब जल को शुद्ध करने के क्या उपाय हैं? तो जल को शुद्ध करने के क्या उपाय हैं? एक जल के शुद्ध करने के तो अनेक उपाय हैं। एक तो भौतिक विधि है, एक रासायनिक विधि है, एक प्राकृतिक विधि है। तो भौतिक विधि में क्या किया जाता है कि जल को उबाला जाता है। भौतिक विधि के अंतर्गत जल को उबाला जाता है। तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियां, भौतिक विधि के अंतर्गत आता है उबालने की विधि, आसवन विधि, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा विधि। फिर आती है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में आती है फिल्टर वेंट, बृहद पैमाने पर जल का शुद्धिकरण, 4 घड़ों द्वारा अशुद्ध जल को छानना। फिर आती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में अवक्षेपक हैं जो कचरे को तली में जमा देते हैं। तो फिटकरी है, इमली है, निर्मली है। फिर जीवाणुनाशक विधि। तो जीवाणुनाशक के अंतर्गत आते हैं आयोडीन, नीला थोता, हरिया थोता, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, ताजा चूना, क्लोरीन और ओजोन गैस। श्वसन क्या है? तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की संयुक्त प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अर्थात वायुमंडल से प्राप्त आवश्यक ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अशुद्ध वायु को, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से वायुमंडल तक लाने की क्रिया ही प्राकृतिक श्वसन कहलाती है। तो सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना ही तो प्राकृतिक श्वसन है। यह दो प्राकृतिक श्वसन तथा कृत्रिम श्वसन में अंतर। प्राकृतिक श्वसन सदैव अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। और कृत्रिम श्वसन, प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पाने पर यह क्रिया करवाई जाती है। अब प्राकृतिक श्वसन का दूसरा, यह क्रिया स्वतः होने वाली अनैच्छिक क्रिया है। और कृत्रिम श्वसन यह केवल आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। यह एक ऐच्छिक क्रिया है। प्राकृतिक श्वसन का तीसरा अंतर है प्राकृतिक श्वसन का। तो यह स्वयं ही पसलियों एवं तंतु की क्रिया पर निर्भर करती तथा व्यक्ति की स्वयं की मांसपेशियों पर संपादित होने वाली क्रिया है। कृत्रिम श्वसन का तीसरा अंतर, यह सदैव दूसरों द्वारा ही कराई जाती है। इसमें दूसरे व्यक्तियों को श्रम करना होता है और यह क्रिया उन्हीं के द्वारा संपन्न कराई जाती है। प्राकृतिक श्वसन का चौथा अंतर, यह विधि प्राकृतिक विधि द्वारा होने वाली क्रिया है। अब कृत्रिम श्वसन का चौथा अंतर, यह आवश्यकता अनुसार अलग अलग स्थितियों में अलग अलग विधियों द्वारा कराई जाती है। इस प्रकार से हमारा गृह विज्ञान का पेपर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।